नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। लेकिन इसके पहले कि आपको मैं रूबरू कराऊं आज की हेडलाइन से, नए साल की आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। साल 2022 आप सभी के लिए मंगलमय हो और सत्य हिंदी को अपना समर्थन आप सब लोग देते रहें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुनिए सच की 5 हेडलाइंस पर। नफरती धर्म संसद के खिलाफ सेना के 5 पूर्व प्रमुखों का राष्ट्रपति और पीएम को खत। ग्वालियर में बापू के हत्यारे गोडसे की हिंदू महासभा ने उतारी आरती। जम्मू कश्मीर में कई नेता नजरबंद, धरने पर बैठे ओमर अब्दुल्ला। बीजेपी पर हमलावर हुई मायावती, कहा सरकारी पैसे से कर रही है रैलियां। और भारत में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल, एक्टिव मामले 1 लाख के पार। शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो खबर जुड़ी हुई है नफरती धर्म संसद से। जी हाँ, नफरती धर्म संसद में आपने देखा था किस तरीके से साधु संतों ने जहर उगला था एक खास समुदाय के खिलाफ और उसी को लेकर काफी प्रतिक्रियाएं आई हैं। और आज सेना के 5 पूर्व प्रमुखों समेत कई ब्यूरोक्रेट्स ने भी, 100 से ज्यादा लोग हैं इसमें, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर अपना ऐतराज जताया है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुसलमानों पर नरसंहार की बातें की गई हैं और इसके अलावा जिस तरीके से ईसाई, दलित और सिख लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ये एक अच्छे लोकतंत्र का संकेत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस तरीके के भड़काऊ भाषण हम लोकतंत्र में इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इससे आंतरिक सुरक्षा का उल्लंघन होता है और साथ में जो बाहरी ताकतें हैं उनका मनोबल बढ़ता है और वो देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, यानी कि जो सेना की जो एकजुटता है, वो भी इससे कहीं ना कहीं खंडित होती है, क्योंकि इसमें एक साधु का उल्लेख भी किया गया कि किस तरीके से उन्होंने सेना और पुलिस को बोला कि आप हथियार उठाइए और लोगों का नरसंहार करिए। तो उन्होंने कहा कि अगर सेना इस तरीके के नरसंहार में शामिल होने लगेगी तो आप सोच सकते हैं कि उस देश की सुरक्षा का क्या होगा। और सारी जितने भी राजनीतिक दल हैं, इन सेना प्रमुखों और ब्यूरोक्रेट्स ने सारी राजनीतिक पार्टियों से अपील की है कि अपनी राजनीति में राजनीति को धर्म से ना मिलाएं और धर्म को बिल्कुल अलग रखें। और इन तमाम जो लिस्ट है उसमें एडमिरल रिटायर्ड एल रामदास, एडमिरल विष्णु प्रकाश, एडमिरल अरुण प्रकाश, ये सारे लोग शामिल हैं। इसके साथ साथ कई ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐतराज बहुत हो गया, विरोध भी हुआ है इसको लेकर और सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी चर्चा भी चल रही है कि एक ऐसी नफरती धर्म संसद को इजाजत कैसे मिली है। हालांकि संत कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जैसे कि साध्वी अन्नपूर्णा, स्वामी प्रबोधानंद, यति नरसिंहानंद, ये सारे वो लोग हैं जो धर्म संसद में लगातार निरंतर शामिल होते हैं और जहर उगलते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन अब पूर्व सेना प्रमुखों ने चिट्ठी लिखी है, ब्यूरोक्रेट्स ने चिट्ठी लिखी है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या कुछ बोलेंगे? क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस पर कुछ बोलेंगे? कोई एक्शन होगा, कोई कार्रवाई होगी? ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ऐसी ताकतों का मनोबल बढ़ रहा है, क्योंकि अभी हाल में ही आपने देखा था कि जो धर्म संसद के बारे में कहा गया था कि धर्म संसद को देश के अलग अलग शहरों में इसका आयोजन होगा, तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके का जहर अभी आने वाले दिनों में भी होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस धर्म संसद का इस्तेमाल क्या चुनाव के लिए किया जा रहा है, क्या चुनावी ध्रुवीकरण कराने के लिए किया जा रहा है? इस पर सोचिएगा और फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी दूसरी खबर जुड़ी हुई है बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे की। अभी आपने हाल में देखा था संत कालीचरण ने महात्मा गांधी के बारे में कितने अपशब्द कहे थे। उनको गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे और साथ में नारायण आप्टे और इन दोनों को जिन्होंने शरण दी थी, यानी कि दत्तात्रेय परचुरे की ग्वालियर में आरती उतारी गई है। एक वीडियो सामने वायरल हुआ है जिसमें कि ये दिखाया जा रहा है कि उस आरती में धन्य है गोडसे, धन्य है आप्टे, इस नाम की आरती गाई जा रही है और नारे लगाए जा रहे हैं ये कहते हुए कि हिंदू महासभा प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अगर ये वीडियो वायरल हुआ है
तो वीडियो वायरल हुआ है तो किसी एक राजनीतिक एजेंडे से हुआ है। अपनी मंशा को जताने के लिए एजेंडा ये सबके सामने रखा गया है कि देखिए जो बापू का हत्यारा है उसका हम महिमा मंडन करते हैं। और हिंदू महासभा ये पहली बार नहीं कर रही है, पिछले साल भी इस तरीके से गोडसे का महिमा मंडन किया गया था, लेकिन इस बार ये घटना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अभी धर्म संसद में जिस तरीके से संत कालीचरण ने महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कहे हैं और उसके बाद अगर गोडसे जो बापू के हत्यारे हैं और अगर उनकी इस तरीके से आरती उतारी जा रही है तो जाहिर सी बात है कि ग्वालियर में अगर ये वीडियो मिला है तो वहां की सरकार और एक पॉलिटिकल मैसेज जाता है कि जो बापू का हत्यारा है उसके साथ ही है बीजेपी। ये एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम महात्मा गांधी को नहीं मानते हैं, लेकिन जो महात्मा गांधी का हत्यारा है यानी कि नाथूराम गोडसे आज हम उसके साथ हैं। लेकिन बीजेपी से खुल के क्यों नहीं बोलती है और इसके लिए प्रॉक्सी लोगों को क्यों खड़ा किया जाता है? बीजेपी खुलकर ये क्यों नहीं कह पाती है कि हमें महात्मा गांधी स्वीकार नहीं है? और बीजेपी इस तरीके का आडंबर क्यों करती है कि महात्मा गांधी को स्वच्छता अभियान के लिए उनका इस्तेमाल किया जाए ग्लोबली जहां जहां वो एक्सेप्टेबल है। और महात्मा गांधी कोई भी बाहर का अगर कोई डिग्नेटरी आ जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में चरखा चलाते हुए नजर आते हैं। तो ये आडंबर क्यों? एक तरफ महात्मा गांधी के नाम पर आडंबर करती है बीजेपी और दूसरी तरफ हिंदू महासभा जैसी जो हिंदू संगठन है वो बापू के हत्यारे को वो महिमा मंडित करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी का क्या फर्ज है? बीजेपी को अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़नी चाहिए? बीजेपी को ये कहने में हर्ज क्यों है कि वो बापू के साथ नहीं बल्कि बापू के हत्यारे गोडसे के साथ है? ये बीजेपी का दोगला चेहरा है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब तीसरी खबर हमारी जुड़ी हुई है जम्मू कश्मीर से और आपने देखा था कि हाल में किस तरीके से अभी परिसीमन आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि जम्मू को 6 अतिरिक्त विधानसभा सीटें दी गई हैं और कश्मीर घाटी को 1 सीट दी गई है, जिसके बाद तमाम राजनीतिक दल और खासकर गुपकार गठबंधन की जो पार्टियां हैं उन्होंने कहा कि ये विभाजनकारी एक रिपोर्ट है जिससे कि और विभाजन जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। इसमें बीजेपी की मंशा ये लगती है कि बीजेपी सत्ता हासिल करना चाह रही है क्योंकि जम्मू बीजेपी का गढ़ है और अगर उसमें एडिशनल सीट्स आएंगी तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। और इस चीज को लेकर परिसीमन आयोग के मेंबर्स से पीएजीडी यानी कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार अलायंस ने एक मीटिंग भी की थी परिसीमन आयोग के मेंबर से और 20 दिसंबर को उन्होंने कहा था कि वो 1 जनवरी को विरोध प्रदर्शन करेंगे जम्मू कश्मीर में। और आज सुबह जब विरोध प्रदर्शन करने की बारी आई तो ओमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, इन तमाम बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। सिर्फ नजरबंद ही नहीं किया गया बल्कि इनके घरों के सामने सीआरपीएफ के ट्रक्स लगाकर और उस रास्ते को बंद कर दिया गया। जो पीएजीडी के जो कन्वीनर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं यूसुफ तारगामी, उन्होंने ये बताया कि उनको आकर ये बताया गया है कि वो घर से ना निकले। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन की भी अनुमति इस समय जम्मू कश्मीर में नहीं दी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि सामान्य लोकतंत्र भी इस समय मौजूद नहीं है कश्मीर में। सामान्य जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर से नदारत है। तो सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर क्या नॉर्मल है? बार बार ये कहा जाता है कि जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो सुधर रहे हैं, विकास की यात्रा की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगर सब कुछ ठीक है तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर रोक क्यों? जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उस पर नकेल क्यों कसी जा रही है? इस पर केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन फिलहाल जो परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो एक नया फ्लैश पॉइंट बन गया है और इसको लेकर जम्मू कश्मीर की जो जनता है उसे भी लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सत्ता में आने के लिए ये कदम उठाया गया है और परिसीमन आयोग का सहारा बीजेपी ने लेकर और जम्मू में 6 सीटें अपनी बढ़ाई हैं और घाटी में 1। इसको लेकर काफी पॉलिटिकल रिजेंटमेंट है। अब देखना यह होगा कि ये चीजें हाथ से बाहर ना निकल जाए और उसको काबू कैसे करती है। लेकिन फिलहाल जो लोकतंत्र है उसका गला ऐसा लग रहा है कि घोटा जा रहा है और राजनीतिक प्रक्रियाओं पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं चौथी खबर में उत्तर प्रदेश के चुनाव की। अगर आपको ध्यान हो तो 30 दिसंबर को जब अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मायावती पर निशाना साधा था और उन्होंने ये कहा कि मायावती को इतनी ठंड लग रही है कि वो रैलियों में नहीं उतर रही हैं।
और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वो हार से डर गई हैं और यही वजह है कि यूपी में कभी भी एसपी और बीएसपी विकास नहीं कर सकते। तो उसी का मुंहतोड़ जवाब आज मायावती ने दिया है और बहुत तीखी आलोचना करते हुए मायावती ने ये कहा है कि जो चुनाव में ये भीड़ सरकारी पैसे से लाई जा रही है, बीजेपी के तौर तरीके अलग हैं, हम उनकी नकल नहीं करते हैं। सत्ता के लोगों को ठंड में जो गर्मी चढ़ी है वो सरकार और गरीबों के खजाने की गर्मी है। हमारी पार्टी गरीबों और मुसलमानों की पार्टी है, धन्ना सेठ और पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। इस बात को मायावती ने कहा है, यानी कि मायावती ने अपना निशाना अमित शाह पर साधा है, बीजेपी पर साधा है और उनको जवाब दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि मायावती अभी रैलीज नहीं कर रही हैं। मायावती यानी कि बीएसपी के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीएसपी इस चुनाव मैदान में बिल्कुल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है और बीएसपी के साथ साथ बीजेपी समाजवादी पार्टी को भी लपेटने की कोशिश करती है, उन पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन फिलहाल जो ये वर्बल वॉर है उसमें एक तरीके से मायावती ने जवाब दे दिया है। भले ही चुनावी मैदान में वो जवाब ना दे पाए, लेकिन जब कैमरा और माइक सामने आता है तो वहां पर वो बोलने से नहीं चूकती। लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहां है बीएसपी? आखिर मायावती का हाथी सो क्यों रहा है? उसको मायावती झकझोर क्यों नहीं पा रही हैं? चुनावी अगर सारे चुनावी प्रतिस्पर्धा की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी है वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। बीएसपी और बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि बीएसपी बिल्कुल हताश नजर आ रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इस बार फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर में बात करते हैं कोरोना के केसेस की। भारी उछाल भारत में देखा गया है और एक दिन में 22,775 मामले सामने आए हैं, जो अक्टूबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस 1 लाख से ज्यादा हो चुके हैं और कुल संख्या अगर ओमिक्रॉन केसेस की हम बताएं तो 1,431 यानी कि 1,431 ओमिक्रॉन के केसेस हो गए हैं। आरटीपीसीआर टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से ये कहा है कि अगर कोई भी मरीज सिर दर्द, बुखार, शरीर का दर्द अगर लेकर आता है तो उसकी टेस्टिंग कोविड के लिए होगी। यानी कि अगर आपको बुखार है, जुकाम है, सिर दर्द है या आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, आप की जो सूंघने की जो शक्ति है वो अगर गायब हो गई है तो फिर आपको अपना कोविड टेस्ट कराना होगा और जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज हैं वो आपको कोविड के लिए टेस्ट करेंगी। यानी कि हालात बिल्कुल ठीक नहीं है और महाराष्ट्र में तो इतना उछाल आ गया है कि वहां पर बिल्कुल ये कह दिया गया है कि तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। दिल्ली भी दूर नहीं है, दिल्ली में भी बहुत सारे केसेस अब सामने आ रहे हैं। तो इस समय सतर्कता और सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चीज हमारे राजनेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रही है, जो चुनावी मैदान में कूदकर बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल कोरोना से बचने की जरूरत है ताकि आप भीड़ भाड़ के जो इलाके हैं उनसे बचें, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।